थैंक यू फ्रेंड्स। मैं सुनील डैंग पुनः आप सबका स्वागत करता हूं। और आज हमारे अमित पालीवाल का जन्मदिन है। आप सबको बहुत बहुत बधाई दो सब अमित जी को। अमित जी अक्सर हमारे सेशंस में आते हैं और अच्छा सेशन लेते हैं, दिल से सेशन लेते हैं। अमित जी बहुत बहुत बधाई आपको। भगवान आपको लंबी उम्र दे, अच्छा स्वास्थ्य दे और ऐसे ही सेवा में लगे रहो। थैंक बहुत यू बहुत सर, बधाई थैंक यू आपको। सभी भाइयों को, पूरे परिवार को बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मनोज सर भी जुड़ चुके हैं। मनोज सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सुनील जी। दोस्तों किसी भी भाई की कोई भी शेयरिंग है, आप अपनी शेयरिंग जरूर करें। इस प्लेटफॉर्म पे अगर आप अपना कोई भी एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो आपका भी फायदा होता है और बाकी भाइयों का भी फायदा होता है। मैं, हाँ, पुनीत भाई ने हैंड रेज किया है। पुनीत भाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भैया, सभी को मेरा प्रणाम। मैं भी एक शेयर करना चाहता हूँ कि हम यहाँ पे रह के किसी भी भारत के किसी कोने में कुछ काम कहते हैं ना, एफपीआरडी से इतने लोग जुड़े हुए हैं, कोई मना नहीं करता। एक हरीश अरोड़ा जी हैं लुधियाना से, मुझे कोई जरूरत पड़ी, यहाँ से काम नहीं हो रहा था, मैं उनको याद किया, उन्होंने रिवर्ट करा और विद इन 2 डेज उसको सॉल्व कराया। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, गुड है सर। और कोई कोई शेयरिंग, कोई एक्सपीरियंस? सर संजीव पुरियर। अच्छा, संजीव जी। जी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जैसे मेडिक्लेम में भी जैसे एक ऐसा अजीब सी केस हुआ है। कंपनी ने 3 करोड़ का केस था, हमने लास्ट डेट से अब 5 दिन पहले केस डाला था। टेली अंडर राइटिंग गई कंपनी की, टेली अंडर राइटिंग में ही केस फंसा रह गया। अल्टीमेटली पता चला जी, टेली अंडर राइटिंग जो डॉक्टर था उसने टेली अंडर राइटिंग में आधे क्वेश्चन पूछे, कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए, 6 क्वेश्चन छोड़ दिए, जिसके कारण वो केस फंसा रह गया। तो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि अब हमको इस चीज को भी टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए कि टेली अंडरराइटिंग हो रही है तो एक बार में पूरी हो रही है। कई बार वो भी चीज फंस सकती है, डॉक्टर की गलती के कारण केस कल दोबारा आगे चला है। क्वेश्चन मेल पे पूछे गए हैं, चेन्नई क्लाइंट था, वो फोन इंटरव्यू अटेंड कर रहा था, कल मेल पे क्वेश्चन का आंसर दिया गया है। मतलब ये चीज ऐसी है कि 5 दिन एक्स्ट्रा लग गए सिर्फ इस चक्कर में कि टेली अंडरराइटिंग कंप्लीट हुई है, ये अनकम्प्लीट रह जाती है। डॉक्टर के कंपनी के एंड पे भी ये चीज हो सकती है। ये मैं एक सबको सबके सब काम करते हैं इसलिए पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। थैंक यू। वेलकम सर, वेलकम। पर इसमें संजीव भाई हम क्या कर सकते हैं? वो तो क्वेश्चन उसने पूछने थे जो उसने पूछे। वो तो जब सर केस हम फंसेगा कोशिश है, हम कोशिश रह के हम 5 दिन की बजाय 10 दिन पहले केस डाल सकते हैं, ये कर ओके सकते हैं। ओके ओके। 15 दिन पहले केस डाल सकते हैं ताकि हम लोग क्लाइंट फंसे नहीं और हम भी केस में ना फंसे। ये कर सकते थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। अमित पालीवाल जी आपसे एक क्वेश्चन है। अभी अभी क्या करते हैं हम, ऑनलाइन अकाउंट खोलते हैं जैसे, उसमें आधार कार्ड में अलग नाम है, पैन कार्ड में अलग है, लेकिन क्या होता है उससे वो उठा लेता है और उसको पास भी अप्रूव भी कर देता है, क्योंकि वो आईटीआर पैन कार्ड के नाम से भरता है। कल को क्लाइंट को अगर नाम चेंज करना हो तो क्या उसमें करेक्शन हो सकती है क्या? सर पहली बात तो ये कि जिन लोगों के नाम मिसमैच हैं, नाम के स्पेलिंग मिसमैच हैं आधार, पैन कार्ड, आईटीआर और बैंक डिटेल में, जी। उन सबको फोर्सफुली बोलिए ठीक कराएं। क्योंकि जब वो मैच्योरिटी क्लेम लेने जाएंगे या हॉस्पिटल में एडमिट होंगे और क्लेम की नौबत आएगी, तो स्पेलिंग मिस्टेक हैं। पे आज की डेट में कंपनियों ने ऑनलाइन अप्रूवल देने बंद कर दिए हैं। इस तरह के केवाईसी भी जब हम प्रोसेस करते हैं तो ऑनलाइन अकाउंट नहीं खुलते हैं, उनकी फिजिकल एप्लीकेशन जाती है। तो ये भविष्य में बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। पैन कार्ड में नाम करेक्ट किया जा सकता है, आधार कार्ड में भी नाम करेक्ट किया जा सकता है, बैंक अकाउंट में भी करेक्ट किया जा सकता है। तो क्लाइंट को बोलिए वक्त रहते अपने सभी जगह पे नाम और नाम के स्पेलिंग ठीक कराएं, वरना भविष्य में आज जो पैसा दे रहे हो तो कंपनियां ले रही हैं, फिजिकल एप्लीकेशन चल रही हैं, कल जब सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा ना तो पैसा वापस लेने में परेशानी होगी। तो बेहतर है इसे ठीक कराया जाए। अब अमित भाई मैं बात कर रहा था म्यूचुअल फंड की। अभी किसी का ऑनलाइन अकाउंट खोला था, डीमैट अकाउंट, और वो डीमैट अकाउंट अप्रूव हो गया है, बैंक मैंडेट अप्रूव हो गया है। मैंने आपकी टीम से बात की थी, वो कह रहे हैं जी जब सब कुछ अप्रूव हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। कल को इसको नाम में ठीक कराना है, जैसे नवीन जैन है और नवीन कुमार जैन है, इतना फर्क है, तो वो कह रहे हैं कल को करेक्शन होगा तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, इसमें हो जाएगा। हाँ, नाम ठीक करा के आप पैन कार्ड आधार कार्ड की कॉपी दे मतलब दो, नाम ठीक हो अभी जाएगा। क्लाइंट का क्या है, वो पैसा लगाना चाहता है, वो कह रहा है कल को मेरा पैसा ना फंस जाए, तुम पहले पता कर लो। तो आपसे बात हो नहीं पाई थी बाई चांस गणेश जी से। पैसा 100% फंसेगा जी, वापसी के टाइम पे फंसेगा।
मतलब एकदम क्लियर है, क्योंकि होगा क्या, हम बैंक में इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस भेजते हैं, अगर बैंक रिकॉर्ड में नाम और नाम के स्पेलिंग मैच नहीं होते तो वो पेमेंट बाउंस हो जाती है। उस नहीं कंडीशन में फिजिकल चेक बन के आता है, फिर बैंक में फिजिकल चेक लेके जाओगे तब बैंक वाले बोलेगा ये तो जी स्पेलिंग गलत है जी, मेरे को नोटरी से लिखवा के दो, जी फॉर्मेलिटी लंबी हो जाती है। तो इन नहीं सब नहीं सिर्फ काम हो जाता है, अमित काम भाई हो जाता है, लेकिन सिर्फ लंबा हो जाता है। नहीं नहीं यही पूछना है। अभी वो कह रहा है मुझे महीना 2 महीना लगेगा, तो हमें 2 महीना वेट करना चाहिए या इसको काम को शुरू कर लेना? इन्वेस्टमेंट कर दो, लेकिन क्लाइंट को पहले कह दो कि सर विड्रॉवल करने से पहले पहले नाम ठीक करा लें। ओके, हो जाएगा ना ठीक? बस ये सभी सभी जगह एप्लीकेबल है, सभी इंश्योरेंस कंपनी में भी, बैंक में भी, म्यूचुअल फंड में भी, शेयर बाजार में भी। थैंक यू सर, थैंक यू। एस के नायक जी, अनम्यूट करो। भैया नमस्ते। भैया, सबसे पहले आपको धन्यवाद। और मैं ये कहना चाहूंगी, आज जो हमारे लीडर हैं, ग्रेट लीडर अमित जी का जन्मदिन है, अमित पालीवाल जी का। जी उनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और वो हमेशा में कुछ ना कुछ तो उनकी जो भी ज्ञान है उससे हमारी लाइफ में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करते हैं वो, और सभी के लाइफ में करते हैं। तो जगन्नाथ जी से प्रार्थना करता हूँ अमित जी को हमेशा खुश और स्वस्थ रखे और वो तरक्की करे, और उनकी वजह से जो भी लोग जुड़े हैं उनके साथ वो भी तरक्की करें। अमित जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, इसलिए सर बोल सकते थैंक यू। थैंक यू। पंकज सरदाना जी, पंकज जी। राजेश भाई आप कुछ शेयर करेंगे? राजेश चेतन जी। नहीं मेरी आवाज। अच्छा नहीं, हाँ हाँ जी, हाँ जी पंकज जी बोलिए। हाँ सॉरी, वो बीच में कुछ नेटवर्क का इशू था शायद, इस वजह से आवाज नहीं आ चलो रही थी। कोई बात तो नहीं, आपके पैसे नहीं काटेंगे, चिंता नहीं करो। मेरी ना अभी एक क्लाइंट से बात हो रही थी, तो वो म्यूचुअल फंड में और लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस सारा कुछ लेंगे। तो उनसे बात होते हुए पता चला कि उनके पिताजी की डेथ हुई थी, और अनफॉर्चुनेटली जो उनके अकाउंट से और उनकी जो लाइफ इंश्योरेंस थी उसमें किसी किसी में उन्होंने नॉमिनी अपडेट नहीं करवा रखा था। तो नॉमिनी अपडेट नहीं करवाने की वजह से उनको पेमेंट्स क्लोज करवाने में और इशू करवाने में काफी दिक्कत हो रही है। तो ये एक अब मेरी शेयरिंग मतलब रिक्वेस्ट है हम सभी से कि जितने भी हमारे क्लाइंट्स हैं उनसे हम बात करके, अगर कोई पॉलिसी है या कोई अकाउंट है जिसमें उनकी नॉमिनी रह गया है, वो जरूर करवा लें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू। मकसूद सैयद जी। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। 2-3 कंसर्न है, मतलब देखिए कैसा साउंड करता है और वो हिसाब से मुझे इजाजत दीजिए। पहला तो मेरे फैमिली को सॉरी मेरे मिसेस को जो है कुछ बताता मतलब रेस्पिरेशन प्रॉब्लम हुआ, तो कहा है कि एंजियोग्राफी करो। तो एंजियोग्राफी की जगह दूसरी कुछ टेस्ट की जा सकती है जो मतलब बेटर रहेगी? कुछ आपके मतलब, हाँ जैसे ये प्लेटफॉर्म में हर किसी को काफी अनुभव है, कुछ बता सकते हैं? अच्छा, और इसके अलावा और क्या? दूसरा ऐसा है, क्या वो मैंने मेल लिखा है इसके बारे में स्टार हेल्थ को, लेकिन 2 दिन से कोई जवाब भी नहीं आ रहा है। तो उसके लिए कैसा क्या किया जा सकता है? क्योंकि मैं तो फोन तो कर सकता हूँ, लेकिन मेल मेल होता है। और तीसरा ऐसा है उसी से रिलेटेड, कहते हैं कि एग्रीड नेटवर्क हॉस्पिटल में जाओ, लेकिन कभी कभी वो भी कहते हैं कि कोई हॉस्पिटल पे कंट्रोल नहीं होता है। तो हमारा ये कंसर्न है कि जैसे कि कोई कहता है 3,500 एंजियोग्राफी का है, कोई वो बोलता है कि पैकेज सेम रहता है। कल मैं कार्डियोलॉजिस्ट को मैं कंसल्ट किया, वो कहता है 16,500 या 17,000 होता है। वो एक था। और एक जो है आयुर्वेदिक डॉक्टर है, वो कहता है मैं नाड़ी देख के मैं बताता हूँ, लेकिन उसने अभी तक कंफर्मेशन नहीं दिया, एंजियोग्राफी की जरूरत करनी नहीं पड़ेगी और वो दवाई वैसा देगा। तो ये काफी हमारे बीच काफी लोग हैं इस बारे में कहाँ जानने पे वाले। रहते हैं आप मकसूद भाई? मैं पूना में रहता हूँ सर। पूना में। अतुल भाई इसका आंसर आप करें। पहली बात तो मसूद भाई, यदि डॉक्टर ने एंजियोग्राफी कही है ना, तो इस प्लेटफॉर्म पे कोई भी डॉक्टर नहीं है, ठीक है, पहली चीज। तो हमें जो बात है वो डॉक्टर की ही बात माननी पड़ेगी। एंजियोसीटी वगैरह बहुत सारे नए टेस्ट आए हैं, लेकिन यदि हम किसी डॉक्टर को दिखा रहे हैं तो हमें उसी की बात माननी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास उसमें से कोई इसका सोल्यूशन नहीं, हम इसलिए सोल्यूशन नहीं दे सकते बिकॉज वो जो डॉक्टर देख रहा है वो शायद बेटर समझ पा रहा है, क्योंकि ही इज अ कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है। वो उसका काम ही, उसने दिन रात सुबह शाम यही काम करना है। तो पहला चीज तो ये है कि जो हमारे जो आपके डॉक्टर बोल रहे हैं, आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। आपके पास उसके अलावा दूसरी ऑप्शन नहीं है। दूसरी ऑप्शन ये है कि आप किसी दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए,
ठीक है ना, दूसरे या तीसरे डॉक्टर से जिससे भी आपको लगे वो कंसल्ट कर लीजिए। बट मेरा आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आपने जो डिसीजन लेने ना उसको पोस्टपोन मत करो। यदि कोई इंटरनली उसमें अभी कोई ऐसा कोई चीज चल रही है ना, तो फिर पता नहीं कि वो कब इम्पैक्ट दे जाए और अननेसेसरी कोई बहुत ज्यादा ट्रबल बढ़ जाए। तो वो ऐसा काम मत करो। आपको यदि उस डॉक्टर के ऊपर पूरा बिलीव नहीं है तो आप उसमें आप डॉक्टर चेंज कर सकते हो, वो आप कर सकते हो, लेकिन जो ट्रीटमेंट है उसको डिले ना करो। पहली चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि आपकी जो भी पॉलिसी जहां पे भी है वहां पे आप क्या बता रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है स्टार हेल्थ में, क्या कह रहे थे? मैंने मेल डाला है इसी बारे में, जो सवाल किया है कि सर एंजियोग्राफी की जगह दूसरी टेस्ट इस पॉलिसी में कर सकता हूं क्या? हाँ। तो उसका 2 दिन से कोई जवाब नहीं, सिर्फ ओनली इसका जवाब मसूद भाई, इसका जवाब बनता ही नहीं ना। क्या जवाब देंगे उसमें? वो पीपीए वाला क्या जवाब देगा इसके अंदर? इंश्योरेंस कंपनी क्या जवाब देगी? मान लिया उन्होंने लिख के दे दिया हाँ जी इसकी जगह पे आप ईसीजी करा लो, और उसके बाद आपके साथ कोई मिसहैपनिंग होगी, आप तो उस हॉस्पिटल इंश्योरेंस कंपनी को पकड़ लोगे ना कि जी आपने कहा था मुझे ईसीजी, मेरे को तो डॉक्टर ने कहा था कि इसकी एंजियोग्राफी करानी है, आपने कहा था खाली ईसीजी करा लीजिए तो काम चल जाएगा। तो अब ये देखो अब तो ये प्रॉब्लम होगी, अब इसका सारा भरपाई आपको करनी पड़ेगी। वो क्यों सजेस्ट करेंगे आपको कि भाई आप दूसरा टेस्ट करा लो? अच्छा वो ठीक है। अच्छा एक और चीज उसी से रिलेटेड, अभी देखते हैं कभी कभी डायग्नोस्टिक सेंटर का हर किसी का रिपोर्ट अलग अलग आता है, तो और तो ये एमआरआई ईसीजी किया है किसी और से करने से कुछ अलग आ सकता है चांस क्या? मतलब वो टाइम पास है और वेस्ट ऑफ मनी है। देखो नॉर्मली यदि आपके रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से जहां से आप टेस्ट कराते हो, यदि अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, अच्छे डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं, तो उनकी रिपोर्ट्स क्योंकि वो अच्छे इसलिए रह जाते हैं कि उनकी रिपोर्ट्स में एक्यूरेसी होती है। उन्होंने अपनी अपनी एक्यूरेसी से अपनी मार्केट में गुडविल बनाई है। तो आपको उन रिपोर्ट्स को दिखाना है, डॉक्टर्स को दिखाना है, डॉक्टर उसमें आपको बताएंगे कि इसमें आगे व्हाट नेक्स्ट स्टेप। और ये नाड़ी दिखाना ये मतलब आज के जमाने में देखो ऑनेस्टली अब साइंस का जमाना है, आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। जो आप जिस भी कार्डियोलॉजिस्ट से आप डिस्कस कर रहे हो, आप उसके ऊपर फेथ करो, या तो उसके ऊपर फेथ करो या उसको फेथ ना करो। यदि आपको फेथ करना है तो जैसा वो कह रहा है वैसा करो, यदि आपको फेथ नहीं करना है तो इमीडिएटली दूसरे कार्डियोलॉजिस्ट के पास पहुंच जाओ, लेकिन डोंट वेस्ट टाइम प्लीज। अच्छा एक प्रोफेशनल एक एडवाइस है, अपने हमारे में चार्टर्ड अकाउंटेंट टैक्स कंसल्टेंट भी है, जो भी तरीके से वो मुझे हेल्प आउट करना चाहेंगे मैं उसके लिए तैयार हूँ। मैं एक सैलरी रिटर्न फाइल करता हूँ, और एक का केस आया है, नॉमिनल है, वो भी कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। उसने एक एग्रीकल्चर प्लॉट कुछ खरीदा था, वो बेचा, वो फ्लैट में पैसा डाला। तो मुझे एक से मैं फॉलो अप चालू है एक बंदे से, लेकिन उसका सही रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो उससे रिलेटेड कोई मुझे हेल्प आउट करता है तो मुझे नंबर मिलता है तो मैं बाद में फोन करता हूँ। आपके पास मेरा नंबर है क्या? आपका नंबर? हाँ मैं लिख लेता हूँ, मतलब वो तो ग्रुप में तो है आपके नाम। मैं आपको अभी राजेश शेरडोल से बोलता हूँ, आपको मेरा नंबर शेयर कर देंगे, मैं आपको फिर इसमें हेल्प करूंगा। ठीक है? ओके सर, शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू मकसूद भाई, थैंक यू अतुल भाई। मैं अब सुरेश अरोड़ा जी से रिक्वेस्ट करूंगा अनम्यूट करके अपनी कोई शेयरिंग आज करें। सबको नमस्कार। नमस्ते सर, नमस्ते। मैं अभी 2 व्यक्तियों से मिला था, और मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट वो ज्वेलर है, एक ज्वेलर है, उन्होंने मेरे को इन्वेस्टमेंट कहता भाई साहब हमारे से बढ़िया इन्वेस्टमेंट आप हमको बताओगे। तो मैंने उनको एक ही बात बोली, मैं कहा आपका इन्वेस्टमेंट है, मैं कहा आज 4,000 कम हो गया ना, जीएसटी कम होने से आपका कम हो गया, और वो कुछ वर्ड में गड़बड़ होगी तो ऊपर नीचे रहेगा। पर मैं कहा भैया एक बात तो बताओ, हमारी लाइफ भी तो ऐसे ही है, अनसर्टेन है, आज है कल नहीं है। पर मुझे एक बात बताओ, हमारा खर्चा 1 रुपया भी घटता है? घटा नहीं। मैं कहा ये तो सर्टेन है। मैं कहा आप अपने खर्चे को मीट आउट करने के लिए ऐसी एसेट तैयार करो कि जिससे आपको सर्टेन अमाउंट आए, प्रिडिक्टेबल अमाउंट आए। कहता है ऐसे। मैं कहा हम है ना आपकी सहायता करने के लिए। कहता आप बताओ। मैं कहा ये बताओ कि आपको कितना अमाउंट आपका खर्चा है।
और कब चाहिए। फिर मेरे को कहता है अगर सारी चीज मैं ही बताऊंगा तो आप क्या बताओगे। मैं कहा आप तो ऐसी बात कर रहे हो कि डॉक्टर के पास मैं जाता हूँ और डॉक्टर साहब के सामने 10 दवाई लगी है और मैं कहता हूँ डॉक्टर साहब ये बढ़िया सी दवाई है ना, आप जो मर्जी चाहो मेरे को दवाई दे दो पर अच्छी दे दो। ऐसा होता है क्या। बोला नहीं, मैं मैं कहा क्यों, क्या बात हुई। कहते सर पूछेगा ना क्या बीमारी है, किसके लिए। अरे मेरे भाई वही तो मैं भी पूछ रहा हूँ, कब पैसे चाहिए, कितने चाहिए, तभी तो आपको दवाई प्रिस्क्राइब करूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत। और भाई साहब जहाँ तक बात हुई है, भाई साहब तो ये एक वैसे मेरे को मार्केट के रूप में जानता है, बट मैं इसके पास 4-5 बार गया हूँ, हर बार ही टाल देता था। इस बार वो खाली बैठा था तो उसने मेरी बात सुनी, कहता भाई साहब आपसे जरूर बैठ के मिलके बातचीत करो। जी, बस यही मैं कहना चाहता बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू। एक लास्ट शेयरिंग हम और लेंगे, है कोई भाई? या मेरा एक क्वेश्चन है सर, मैं पिछले 2 महीने से इतने लोगों से मिला हूं और मुझे लग रहा है मैंने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी है, लेकिन लोग डिसीजन ही नहीं ले पाते और ना कोई जवाब दे रहे हैं। हाँ करते हैं, वो करना भी चाहते हैं। इसमें कहाँ कमी रह गई है? अरोड़ा जी आप बताएं, राजेश चेतन जी आप बताएं, अतुल जी, कोई भी भाई इसमें कोई हेल्प कर सकता है तो। देखो जहाँ तक उधर उधर ले बेटा, इधर स्टोर स्टोर होता हाँ जी है उधर। विनोदी, हाँ म्यूट कर लेना। हाँ जी अरोड़ा साहब। ऐसा है सुनील भाई, मैं तो समझता हूँ कि हमारा समय भी वहीं जाता है जहाँ पे हमारी प्रायोरिटी होती है, जी हमारा पैसा भी वहीं जाता है जहाँ हमारी प्रायोरिटी होती है। जी जाता है कि जब लोग बाग डिसीजन नहीं ले रहे या तो फुल्ली कन्विंस्ड नहीं है, हम्म, और जिस दिन कन्विंस हो गए ना उस दिन वो दूसरी जगह से पैसा निकाल के इधर देते। तो हमारे कहीं समझाने में, जी हमारी प्रेजेंटेशन में, हमारे कम्युनिकेशन में वो पूरा उसके हृदय तक नहीं गया है पर सर देखो, मेरे को और क्लाइंट ने, उसके जैसे दिमाग में समझ नहीं आया। अरोड़ा साहब अभी की बात बता रहा हूँ, एक क्लाइंट ने 1 करोड़ रुपया मुझे देना था और साथ में कह रहा है मैं म्यूचुअल फंड भी स्टार्ट करना चाहता हूँ। लेकिन सुनील भाई आपसे एक रिक्वेस्ट है, मुझे सीधी बात करना, मुझे कुछ गोलमोल नहीं चाहिए, जो भी लूप होल है सारे बताना। हमारी 3 घंटे मीटिंग चली। LIC तो जो रिटर्न देती है 7%, 6.5% यही देती है ना। मैंने सीधी बात करी, ये रिटर्न ही है। और म्यूचुअल फंड आपकी 10% से लेके 30%, 50% की रिटर्न आ सकती है, लेकिन उसमें कोई गारंटी वर्ड हम यूज नहीं कर सकते। सीधी बात करी। और म्यूचुअल फंड सब दिख रहा है आज की डेट में 30% 35% रिटर्न दे रहा है, लेकिन फिर भी लोगों को एक पीछे आ रहा है, एक बबल बन चुका है, फटेगा, ये होगा। मतलब ना तो वो फिक्स में जाना चाहता है, ना वो उसमें जाना, और पैसा लेके ऐसे ही बैठा है। और उसका पैसा भी मेरे पास पड़ा है, 1 करोड़ रुपया, वो तब भी डिसीजन नहीं ले पा रहा। अभी रुको, एक दिन और, एक दिन और, आज 15 दिन से पेंडिंग चल अरे रहा है। मेरे भाई आपने इतनी बातें कर दी, जी अब आपने इतनी बातें कर दी कि जी भाई वो 6.5%, वो 50%, जी 30%। जी। मेरे भाई एक पेचकस है, एक सुई है। हम्म अरे पेचकस तो सुई का काम तो नहीं कर सकती हम्म। बहुत बढ़िया, और सुई पेचकस का काम नहीं कर सकता। बिल्कुल सही है सर। और मैंने आपको एक ये एग्जांपल दिया हुआ है, फुटबॉल के गेम में जो गोलकी है ना वो फॉरवर्ड का काम नहीं कर सकता, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और फॉरवर्ड का काम गोलकी नहीं कर सकता। हम्म तो आपको क्यों सबको घोड़ा बनाना है, फॉरवर्ड हम्म। बनाने हैं, और बहुत, गोलकी नहीं चाहिए क्या। जी जी। आपको मटर पनीर ही अपनी जिंदगी में खाना है, हम्म। अरे दाल की जरूरत नहीं है क्या। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मैं भी छोटी शेयरिंग करूँ तो जी कर यदि दीजिए। आपको परमिट।
उस साइड ले जाना है, आप बजाय सीधा, अरे सीधी सीधी बात ये बतानी थी, आपको रिटर्न की बात ही नहीं करनी उससे। जी चलो ठीक है। थैंक यू जी। अरोड़ा जी, थैंक यू। मैं शेयरिंग कर सकता हूँ छोटी हाँ सी? जी, हाँ जी विनोद जी प्लीज। जी नमस्कार, थैंक यू। अभी कुछ रेफरेंसेस के साथ ना मैं 2 फैमिलीज में गया जी जो कि रिटायर्ड थे, तो मैंने उनके फंड्स के बारे में जानकारी चाहिए। वो भी चाह रहे थे कि कुछ इन्वेस्टमेंट करें, परंतु उनका मैंने देखा कि लगभग 60 से 80 लाख रुपया फिक्स डिपॉजिट्स में था और 15 से 20 लाख रुपया सेविंग बैंक में था। दोनों फैमिलीज में गया। तो मैंने उनको कहा कि भैया आप इसमें कितना टैक्स दे रहे हो? टैक्स तो गया, तो व्हाई नॉट टू गो। कहने लगे कहाँ करें? मैंने कहा म्यूचुअल फंड में करो। कहने म्यूचुअल फंड में रिस्क होता है। मैंने कहा नहीं, रिस्क तो होता है, परंतु सोच समझ के करो। जब 4-5 साल के लिए आप उसमें करते हो तो क्यों ना करें। तो मैंने उनको बैलेंस एडवांटेज फंड के बारे में बताया, जो कि बहुत ही अच्छा फंड है, नो डाउट। और मैं समझता हूँ जो भी फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स हैं, अगर म्यूचुअल फंड में जाए तो उसमें जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें मैं जो रिटर्न्स देख रहा हूँ, जो उनकी स्ट्रेटजी है ना, बहुत जबरदस्त है जी। तो उनको मैंने जब समझाया बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कि इसमें ऐसा होता है कि मार्केट डाउन होती है तो इक्विटी में जाते हैं, अप होता है तो डेप्ट में जाते हैं, और अच्छे से सिक्योर करते हैं, तो उनको बहुत समझ आई जब मैंने कॉन्फिडेंस के साथ बताया और उनको एग्जाम्पल दिए। क्योंकि मेरे पास ऐप है कि अभी अभी 2 अक्टूबर 2023 में उस फंड में किसी ने 25 लाख की, आज 30 लाख के आसपास हो चुका है। और अगर डाउन भी होगा तो थोड़ा बहुत होगा, ज्यादा डाउन नहीं होना, क्योंकि इक्विटी का हिसाब किताब है। तो उनको बहुत समझ आई, तो उन्होंने जो है फिर मेरे कहने से इन्वेस्ट किया। मैंने कहा अब देखो इससे क्या होगा कि आपका एक तो हर साल की रिटर्न में जो टैक्स दे रहे हो ना और इंटरेस्ट दिखा रहे हो वो खत्म हो गया। अब वो जो टैक्स बचा वो भी आपका म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो गया, उसके ऊपर भी ग्रोथ आ रही है। तो व्हाई नॉट गो फॉर। उनको बहुत समझ आई और उन्होंने बहुत अच्छे से मेरे साथ बैठ के इन्वेस्टमेंट करा। यही मेरी शेयरिंग थी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू गोयल सुनील साहब। भैया, सुनील भैया समय ज्यादा हो रहा है। जी जी। अब मैं आज के स्पीकर मनोज जी को इनवाइट करने के लिए राजेश चेतन जी से रिक्वेस्ट करूंगा। राजेश जी मनोज सर को विधिवत आमंत्रित करें। राजेश चेतन जी हमारे प्रधान जी हैं, क्योंकि अब बीच में गायब हो जाते हैं इसलिए सब लोग भूल गए, इसलिए रिमाइंड करा रहा हूँ। राजेश भाई आपको भी रिमाइंड करा रहा हूँ, आप ही की संस्था है, आप इसका ध्यान रखें। थैंक यू सर, थैंक यू, वेलकम सर। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो अमित पालीवाल जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बरसात का मौसम हो गया है, रोहिणी में तो बहुत तगड़ी बरसात चल रही है। आज करगिल दिवस है और 1999 में हमने 26 जुलाई को पाकिस्तान को हराकर करगिल में विजय का झंडा लहराया था। तो मैं अपने वीर जवानों को, शहीदों को नमन करता हूं एफपीआरटी की ओर से। आज के जो वक्ता हैं वो मेरे लिए बहुत आदरणीय हैं, मेरे बच्चों के गुरु हैं और एफपीआरटी में अनेक बार उनका मार्गदर्शन हमको प्राप्त हुआ है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, जैसे यूपीएससी करना एक सपना होता है लोगों का, और भारत का जो हमारा देश है उसको संचालन करने का काम यूपीएससी के लोग करते हैं, इसी प्रकार से इंश्योरेंस इंडस्ट्री को जो लोग चला रहे हैं उसका जो संस्थान है वो है बिमटेक। मैं ये मानता हूं कि वो इंश्योरेंस इंडस्ट्री की यूपीएससी है, ये मेरी अपनी मान्यता है। और बड़ी बड़ी कंपनियों के लगभग पदाधिकारी, सीईओ, सीएफओ बिमटेक के स्टूडेंट ही होते हैं। और ऐसे एक संस्थान के प्रोफेसर मनोज पांडे आज हमारे बीच में हैं। एलआईसी में जीवन का बहुत बड़ा समय उन्होंने दिया है, भारत में भी सेवा की है एलआईसी ऑफ इंडिया की, विदेश में रह के भी सेवा की है। वो प्रोफेसर हैं, वो एक गुरु हैं, वो मार्केटिंग के एक्सपर्ट हैं और इंश्योरेंस के इंसाइक्लोपीडिया है। ऐसे प्रोफेसर मनोज कुमार का एफपीआरटी के मंच पर स्वागत है। मैं चाहूंगा कि एक बार हम सब लोग अपने गुरुजी का एफपीआरटी में जो परंपरा है उसके अनुसार उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें
प्रोफेसर मनोज पांडे। थैंक यू राजेश जी आपके प्यार के लिए। और आप एफपीआरटी से गायब हैं, ये तो मेरे लिए न्यूज ही है, क्योंकि एफपीआरटी तो आपका दिल है। हो सकता है व्यस्तता के कारण शायद आपने कुछ मीटिंग स्किप कर ली हो, इसलिए सुनील जी आपको उलाहना दे रहे हैं, और बहुत सही उलाहना है। आपके बिना एफपीआरटी का वो मतलब सोच नहीं सकता है आदमी। सो थैंक यू वेरी मच। एफपीआरटी मेरे लिए भी आप लोगों के कारण एक घर जैसा है। जब भी बुलावा आता है तो मैं तो कभी ना बोला ही नहीं, ना आगे ना कभी बोलूंगा। और आप लोगों से सुन के, जैसे अभी सुनील सर ने जो एग्जाम्पल दिया कि गोलकीपर और फॉरवर्ड वाला जो बात उन्होंने कहा, बहुत ही दिल को छूने वाली बात थी, और बहुत ही प्रैक्टिकल बात है जो किसी भी ग्राहक के सामने, कस्टमर के सामने हम लोग बोल सकते हैं। कन्विंसिंग लगा। ऐसे एग्जाम्पल ही हिट करता है टारगेट को, मैं ये मानता हूं। बहुत सारी बातें हम लोग करते हैं, लेकिन जो ग्राउंडेड रियलिटी वाली जो बात होती है वो बिल्कुल हिट करती है। तो आज का जो सेशन है वो इंश्योरेंस पर से, बीमा कैसे बढ़ाया जाए, ये सब बारे में नहीं है। यूनियन बजट बहुत ही हॉट टॉपिक है इस सप्ताह का। तो जब हमसे अतुल जी से बात हो रही थी तो मैंने कहा कि यूनियन बजट पे ही कर लेते हैं। तो ये कोई टिपिकल इंश्योरेंस मोटिवेशनल क्लास नहीं होने जा रहा, लेकिन हाँ कुछ ऐसी चीजें आपको जरूर मिलेंगी कि जब आप किसी भी प्रबुद्ध कस्टमर से बात करेंगे, और अगर दुनियादारी और इकोनॉमी के बारे में बात होगी, तो कुछ पॉइंट्स आप जरूर यहां से पिकअप कर सकते हैं। और ये केवल शुरुआत है। जब भी अगर आप किसी भी नेटवर्थ, हाई नेटवर्थ क्लाइंट से बात करते हैं, तो आपका नॉलेज लेवल भी उसके नॉलेज लेवल के आसपास होना चाहिए, तभी मामला बढ़ता है। जाते हम लोग बीमा ले लीजिए और ये प्रपोजल पे साइन कर दीजिए, बात नहीं होती। बहुत सारी दुनियादारी, इकोनॉमी, देश दुनिया सबकी बात होती है। फिर हम लोग आते हैं कि हाँ चलिए बीमा के बारे में बात करते हैं। तो वो जो आइस ब्रेकिंग सेशन होता है, अगर वहां आपका जो बातचीत का जो तरीका है उसमें अगर कुछ इंटेलेक्चुअल इनपुट है, तो वो आपके वेट को बढ़ाता है। और उस संदर्भ में मेरा मानना है कि आज जो भी हम लोग अभी आधा घंटा के अंदर बातचीत करने जा रहे हैं, शायद आपको थोड़ा बहुत हेल्प करे। और इस उम्मीद के साथ ही मैं अपना पीपीटी अब शेयर करता हूं। सुनील जी, मुझे परमिशन है सर? परमिशन है सर। पीपीटी दिख रहा है? दिख रहा है। चलिए, तो आज का जो सेशन का जो नाम ही रखा गया, उसका नाम रखा गया डिकोडिंग यूनियन बजट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी एंड इंश्योरेंस। अनफॉर्चुनेट बात यह है कि हम लोगों ने काफी हाई एक्सपेक्टेशन ले रखे थे, क्योंकि पीछे बैकग्राउंड में बहुत सारी बातें हो रही थी बजट के आने के पहले। लेकिन जब बजट आया तो इंश्योरेंस शब्द बहुत कम जगह आया, रैदर कहीं नहीं आया शायद। केवल बाद में जो डॉक्यूमेंट्स आए उसमें मालूम हुआ कि केवल 2 छोटे छोटे टैक्स डिडक्शन एट सोर्स वाले चेंजेस किए गए हैं। लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है कि आने वाले समय में इंश्योरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि बजट होता क्या है। बजट क्या होता है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। कोई भी आप काम करते हैं, घर में एक छोटा छोटा सत्यनारायण भगवान का पूजा भी करते हैं, वहां भी आप बजट बनाते हैं कि पंडित जी को कितना देना है, पूजन सामग्री कितनी आती है, कितने लोगों को प्रसाद देना है, उसके लिए आप एक पैसा इकट्ठा करते हैं। तो रिसोर्सेज कह लीजिए, इनकम कह लीजिए, वो एक साइड होता है। और दूसरे साइड हम प्लान करते हैं कि उस रिसोर्स को हम कहाँ कहाँ खर्च करेंगे। तो बेसिकली इट इज नथिंग बट एन एस्टिमेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अंतर 2 चीजें इसमें बहुत ध्यान रखने वाली बात होती है कि यह किसी जो बजट बनाते हैं वो किसी यूनिट या ऑर्गेनाइजेशन या स्टेट या कंट्री का होता है, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन उसमें इन्वॉल्व होता है। और जो दूसरा जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है वो होता है कि देखिए टाइम फ्रेम। बजट सालाना भी हो सकता है, हाफ ईयरली बजट भी होता है, मंथली बजट भी होता है। तो टाइम फ्रेम और ऑर्गेनाइजेशन, ये 2 चीजें मिल करके ही बजट बनती हैं। और आप इस बात को मानेंगे कि ये हमारे जिंदगी के प्लानिंग और कंट्रोल दोनों चीज जरूरी है। प्लान भी करना होता है, और प्लानिंग कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकती है अगर आप उसका रिव्यू नहीं करते हैं, उसको डिविएशन को चेक नहीं करते हैं और करेक्टिव मेजर्स नहीं लेते। तो प्लानिंग, रिसोर्स प्लानिंग एक एस्पेक्ट है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम जैसे जैसे समय के साथ आगे बढ़ रहे हैं, हमने जो सोचा है वो ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो करेक्टिव मेजर्स, ज्यादा हो रहा है तो अच्छी बात है। तो ये हमारे लाइफ के प्लानिंग एंड कंट्रोल मैकेनिज्म का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। चूंकि हमारा मुद्दा आज का यूनियन बजट है, सरकार का जो, भारत सरकार का जो बजट है, तो मैं आपको बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में जो आर्टिकल 112 है, वो ये मैंडेट करता है कि साल में फाइनेंशियल ईयर वाइज, चूंकि हम लोग मार्च से अप्रैल का फाइनेंशियल ईयर अभी भी फॉलो कर रहे हैं,
तो साल के शुरुआत में ही भारत सरकार, पार्लियामेंट चूंकि हमारी सबसे बड़ी हस्ती होती है, उसके सामने अपना प्रपोजल देगा, जो कि बजट के फॉर्म में हम लोग कहते हैं कि आपका एक्सपेक्टेड आमदनी क्या है, आमदनी के सोर्स क्या हैं, और उस पैसे का खर्च आप कहां कहां करने जा रहे हो, आपकी आमदनी और खर्च मिलता जुलता है या डिफिसिट है, कर्जा लेकर के आप काम करने जा रहे हो, सब कुछ बताइए। और फिर पार्लियामेंट उसको विचार करती है, बजट सेशन उसके लिए होता है, उसमें माइनर चेंजेस भी होते हैं और बाद में उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये डॉक्यूमेंट होता है। और ये आप जानते हैं कि केवल स्टेट गवर्नमेंट ही नहीं, मैंने कहा कि हर यूनिट का अपना बजट होता है, तो इसी तरह का बजट का प्रोविजन आपको हर स्टेट गवर्नमेंट को करना पड़ता है, हर डिपार्टमेंट इंटरनली करता है, एंड सो ऑन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, इस बात से हम लोग इनकार नहीं कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि बजट के प्रिपरेशन में कितने स्टेक होल्डर होते हैं, कौन कौन से लोग इन्वॉल्व होते हैं और क्या क्या चीजें होती हैं। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आप जानते हैं जितनी भी सरकार की मिनिस्ट्री होती है, क्योंकि देखिए कोई भी काम हो रहा है वो किसी न किसी मिनिस्ट्री के अधीन ही आता है, तो सारे मिनिस्ट्री इन्वॉल्व होते हैं। हमारे देश में कुछ थिंक टैंक हैं, सबसे बड़ा हमारा जो नीति आयोग है, क्योंकि देश के नीति निर्धारण में उसका सहयोग बहुत बड़ा होता है, तो वो लोग अपना पैरेलल काम करते रहते हैं। उसके बाद बहुत सारे इकोनॉमिक एडवाइजरी ग्रुप्स होते हैं, इंडस्ट्री एसोसिएशन होते हैं। अगर मान के चलिए हम लोग इंश्योरेंस हैं, तो हमारे लिए जो लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल है, जनरल इंश्योरेंस काउंसिल है, इंश्योरेंस ब्रोकर एसोसिएशन है, सर्वेयर का ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे लोगों का भी फीडबैक उनको जाता है। ऑफ कोर्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसमें क्या बोलते हैं, टीम लीडर है, क्योंकि बजट उसी को बनाने का काम होता है, कंसोलिडेशन उसको करना पड़ता है। और सबसे बड़े स्टेक होल्डर तो हम आम जनता है, जनरल पब्लिक है, क्योंकि सारा चीज तो हमारे ऊपर ही आना है, पैसा भी हमें ही देना है और हमको ही झेलना पड़ता है अगर बजट बहुत अच्छा नहीं हो, जो कि एक आम फीलिंग इस बार हुई है कि भाई मिडिल क्लास के लिए तो कुछ भी नहीं है। ये जो प्रोसेस होता है ना, ये बजट तो आता है फरवरी में, लेकिन प्रोसेस पिछले साल के सितंबर महीने से शुरू हो जाता है, जबकि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सब मिनिस्ट्री को बोलता है कि आप लोग अगले साल के लिए आप अपना खर्चा और अपना आमदनी का बजट हमें दे। सारी मिनिस्ट्री डॉक्यूमेंट्स देती है, कंपाइलेशन, कोलेक्शन, वो सब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अधीन में होता है। और इस पूरे प्रोसेस में जैसा कि मैंने कहा, नीति आयोग हो, एडवाइजरी काउंसिल हो, इंडस्ट्री बॉडीज हो, पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, एसएमई का अपना एसोसिएशन है, हर लोगों से फीडबैक लिया जाता है, फॉर्मल भी इनफॉर्मल भी। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री, मिनिस्ट्री फाइनेंस मिनिस्ट्री मैडम लोगों को बुला करके बात करते हैं, उनके फीडबैक लिए जाते हैं। वो फीडबैक पे कितना काम हो सकता है, नहीं हो सकता, उनकी अपनी मजबूरी होती है, लेकिन फीडबैक लिया जाता है और जहां तक संभव है सबके रिक्वेस्ट को एकोमोडेट करने की कोशिश की जाती है, अगर वो देश हित में है तो। जैसा कि मैंने कहा, फॉर्मल इनफॉर्मल मीटिंग प्रधानमंत्री और कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर जो होता है उससे भी होता है, क्योंकि अगले साल का जो विजन होता है, जो एजेंडा होता है, वो यही से ड्राइव होता है। लोगों के फीडबैक जरूर आते हैं, लेकिन बजट का एक अपना एजेंडा होता है, वो प्रधानमंत्री और कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर से आता है और उन सब चीजों को भी कोलेक्ट किया जाता है, बल्कि वो तो ड्राइविंग फोर्स हो जाता है। आपको जान के शायद आश्चर्य होगा कि जब सब कुछ बातचीत हो जाती है, बजट का प्रेजेंटेशन 1 फरवरी है, मतलब नॉर्मली इस बार तो चूंकि वो इंटरिम बजट और इलेक्शन के कारण 2 भाग में बजट बंट गया, तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि मुझे नहीं मालूम कितना दिन, लेकिन कम से कम 10-12 दिन तक जितने भी कोर मेंबर्स होते हैं उनको नॉर्थ ब्लॉक के बेसमेंट में शायद कोई ऑफिस का अरेंजमेंट है जहां उनको बंद कर दिया जाता है। 10-12 दिन तक वो बाहर नहीं निकल सकते हैं, उनका खाना पीना रहना सब कुछ वही होता है। ये इसलिए होता है कि बजट में जो कुछ भी आने वाला है वो लीक ना हो जाए, तो बहुत सेंसिटिव इश्यू होता है। तो ये आज भी होता है, मतलब 10-12 दिन लोग अपने घर से अलग रहते हैं और फिर बजट नॉर्मली 1 फरवरी को प्रेजेंट किया जाता है, इसलिए कि अगले मतलब महीने भर में बजट का डिस्कशन हो जाए और जो भी डिसाइड हुआ है वो 1 अप्रैल से, मतलब फरवरी मार्च में डिस्कस हो जाए और 1 अप्रैल से इफेक्टिवली लागू हो जाए। मैंने वो फरवरी नाउ जो लिखा है, नाउ को मैंने बड़ा बोल्ड लेटर में लिखा है। इसका कारण ये है कि यहाँ मोदी सरकार ने 2 अच्छे काम किए। पहला अच्छा तो काम ये किया कि बजट का प्रेजेंटेशन इन्होंने 1 फरवरी को किया। पहले ये मार्च में होता था, डिस्कशन होते होते मार्च अप्रैल बीत जाता था, तो बजट का जो इफेक्टिवनेस होता था वो कम था। इन्होंने फरवरी में कर दिया ताकि अप्रैल 1 से पैसा सबको मिल जाए। और दूसरा जो बहुत बड़ा चेंज किया, जो मतलब शॉकिंग था जब मैं भी समझ पाया,
कि पहले बजट बजट का प्रेजेंटेशन शाम को 4 बजे या 5 बजे होता था। हमने बचपन में देखा है, पिछले 5 सालों से ये बदला है कि बजट का प्रेजेंटेशन अब 11 बजे दिन में होता है। और छोटा सा रीजन, बहुत प्राउड फीलिंग है कि आपको जानकर आश्चर्य होगा क्यों होता था, क्योंकि तब हम गुलाम हुआ करते थे और हमारे यहाँ का शाम का 4 बजे इंग्लैंड में 11 बजे होता था, तो वहां के लोगों को अपडेट मिलता रहे फैक्स पे, टेलेक्स पे, इसलिए शाम को करते थे। अब हम गुलाम नहीं है भाई, हमारा अपना देश है, हमारा अपना टाइम है। बहुत ही बोल्ड डिसीजन एंड आई अप्रिशिएट इट कि अब हम अपने समय से 11 बजे करते हैं, ना कि अंग्रेजों के समय से 11 बजे करते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं सोचा इसको थोड़ा मैं आपको बता दूं। चलिए, जब हम, हाँ एक बात तो मैं पिछले स्लाइड में भूल गया बताना, जो हम बजट बजट जो वर्ड यूज करते हैं ना, एक्चुअली वो बजट टेक्निकल वर्ड नहीं है। टेक्निकल वर्ड है, देखिए जो आर्टिकल 112 में लिखा है ना, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जो टेक्निकल वर्ड, कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड जो बजट का है, खास करके यूनियन गवर्नमेंट के संदर्भ में, उसका नाम होता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो ठीक है, लेकिन बजट कहने में कोई बुराई नहीं है। अब बजट के 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है जो प्रायोरिटी और एजेंडा स्टेटमेंट होते हैं। अगर आपने सीतारमण मैम को पिछले दिनों सुना हो 23 तारीख को, तो आपने देखा होगा कि उन्होंने 9 पॉइंट्स पे लगातार बोले थे, प्रायोरिटी पॉइंट्स। अगले साल हमारा एजेंडा क्या है, नया एजेंडा क्या है, अब थ्रस्ट एरिया क्या है। तो वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और उसी में वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि हमारे देश की हालत क्या है, हमें क्यों इस एजेंडा पे काम करने की जरूरत है, और इस एजेंडा के लिए हम नया क्या करने जा रहे हैं, और इस नए काम के लिए हमें कितने पैसे का एलोकेशन की जरूरत है, और हम प्रपोज कर रहे हैं। माइंड इट, जब बजट पेश होता है तो वो एक प्रपोजल है। ये बजट फाइनल तभी होता है जब पार्लियामेंट में उस पर डिस्कशन हो जाए, उसमें प्लस माइनस जो एडिशन डिलीशन होते हैं, और जब लोकसभा से बजट पारित हो जाता है तब वो फाइनल शेप लेता है। तो अभी पूरा गुंजाइश है कि अगर हमारी कुछ शिकायतें सरकार तक पहुंचे तो प्लस माइनस इसमें किया जा सकता है। तो एक होता है स्टेटमेंट, और उसी स्टेटमेंट पे फाइनेंस मिनिस्टर पूरा अपना लेक्चर देते हैं और साथ में कुछ फिगर भी बताते हैं। तो प्रायोरिटी एजेंडा स्टेटमेंट जो होता है, इट रिलेट्स टू आवर फ्यूचर एजेंडा। वही डिसाइड करता है कि अगले साल और अगले के अगले साल तक इकोनॉमी का जो एरिया होगा, थ्रस्ट एरिया, वो कहाँ होगा। उसी के अनुसार रिसोर्सेज जो होते हैं उसको चैनलाइज किए जाते हैं। कहाँ कितना पैसा दिया जा रहा है, ये हमारे एक्टिविटी को क्या बोलते हैं, उसकी दिशा निर्देश हो जाता है। कोई नए क्षेत्र में अगर पैसा लग रहा है तो फिर वहां की इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ जाती है, और कहीं ना कहीं कितना खर्च कर रहे हैं हम, कितना पैसा कर्जा ले रहे हैं, ये सब हमारे बोरोइंग को इंपैक्ट करता है और मॉनेटरी पॉलिसी को इंपैक्ट करता है। तो एक तो पोर्शन हो गया जो स्टेटमेंट है, जो मैडम पढ़ती हैं 2 घंटे, इस बार तो बहुत कम पढ़ी वो, खैर मेरे ख्याल से 1.5 घंटे या 2 घंटे, 1.5 घंटा ही शायद रहा। दूसरा जो पोर्शन होता है वो होता है उसी एजेंडा का जो फिगर पार्ट है, मॉनेटरी पार्ट है। हमको एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत काम करना है, ये आएगा एजेंडा पार्ट में। और जब फाइनेंशियल पार्ट आएगा तब वहां आएगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर में हम नया कितने पैसे खर्च करने जा रहे हैं। तो सेकेंड पार्ट इज ऑल अबाउट द फाइनेंशियल डिटेल्स, और यू गिव द एस्टिमेट फिगर ऑफ अर्निंग एंड एक्सपेक्टेशन इन ब्रॉड हेड्स। यहां आपको अगले स्लाइड में थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड 2-3 चीज सीखने हैं, ज्यादा नहीं सीखने हैं, कि रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल रेवेन्यू क्या है, कितने कर्ज लेने हैं, और कहां कहां पैसे का हम खर्च करने जाते हैं। तो दैट इज बेसिकली ए फाइनेंशियल जिस्ट समरी ऑफ द इंटायर बजट। तो अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, बजट के 2 पार्ट, एक लेक्चर प्रायोरिटी एरिया के बारे में डिस्क्रिप्शन, एंड सेकेंड उसी का फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। तो मैं इस पर तुरंत में इसको पढ़ देता हूं। अगर आपने देखा होगा तो इस साल जो सरकार ने अपना एजेंडा डिसाइड किया वो 9 पॉइंट पे था, लिस्टेड आउट है। प्रोडक्टिविटी एंड रिसिलियंस इन एग्रीकल्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप इस बार के बजट में है और बहुत ही लाउडेबल है। हर व्यक्ति ने इस चीज को अप्रिशिएट किया है, क्योंकि हम और आप सभी जानते हैं कि देश का विकास तभी होगा जब हमारा ग्रामीण विकास हो, जब एग्रीकल्चर का विकास हो। अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा इशू होता जा रहा है, और इस लिहाज से एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा अच्छा काम करे, वहां पढ़े लिखे लोग आए, अपनी खेती करें, उसको इंपॉर्टेंट है। तो प्रोडक्टिविटी एंड रिसिलियंस, रिसिलियंस का मतलब मैं बाद में बताता हूं आपको क्या है। एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग बहुत इंपॉर्टेंट। जॉबलेस ग्रोथ, 51% ग्रेजुएट हमारे देश में ऐसे हैं जो डिग्री तो है लेकिन किसी काम के नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये फाइनेंशियल इकोनॉमिक एडवाइजरी का रिपोर्ट कह रहा है।
तो जब कुछ आता ही नहीं है तो नौकरी कहाँ से मिलेगी? नौकरी नहीं मिलेगी तो आप समझ सकते हैं कि सोशल में अनरेस्ट की क्या स्थिति होगी। इंक्लूसिव HRD, HRD मतलब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, स्किलिंग टाइप ही हो गया। सोशल जस्टिस, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसिंग, अर्बन डेवलपमेंट। शहर पे लोड बढ़ता जा रहा है लेकिन जो शहर की जो हालत है वो अच्छी नहीं है, रहने खाने झुग्गी झोपड़ी बहुत सारे प्रॉब्लम है, उसको कैसे ठीक किया जाए। इनर्जी सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे हम फॉसिल फ्यूल पे अपना डिपेंडेंसी कम कर सकते हैं। सोलर एनर्जी पे बहुत थ्रस्ट है पिछले 2-3 सालों से, और आने वाले समय में हाइड्रोजन एनर्जी पे बहुत थ्रस्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा फॉरेन एक्सचेंज बहुत निकल जाता है और फिर हम दूसरे देशों पे निर्भर होते हैं तो कहीं ना कहीं आर्म ट्विस्टिंग होती है। अभी आप जानते हैं कि क्या हालत है, मतलब देश यूक्रेन रसिया विवाद और फिर पेट्रो डॉलर वगैरह वगैरह, बहुत जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बहुत उससे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इस मामले में सरकार जो मोदी सरकार है इनका काफी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में अभी भी उसी तरह का थ्रस्ट जारी है। इनोवेशन एंड R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बिना इसके तो कोई भी देश आगे बढ़ ही नहीं सकता, इसलिए यहां भी काफी पैसा देने की बात की गई है। और नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म, तो ये इस साल का एजेंडा था, थ्रस्ट एरिया था। अब आते हैं हम लोग फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे। ये थोड़ा सा आप जरूर ध्यान से देखें। जिस तरह की किसी भी घर का भी जब बजट बनता है तो आमदनी और खर्चे होते हैं। हमको याद है कि हम जब बचपन में छोटे थे तो पिताजी की सैलरी ही एकमात्र आमदनी थी, और मुझे याद है 1981 में उनकी सैलरी शायद 2,500 रुपया क्रॉस की थी। तो उस जमाने में जिलेबी वगैरह घर में लाके हम लोगों ने खाया था। तो अगर आप मेरे घर का उस जमाने का ले लें तो पिताजी की सैलरी 2,500 रुपये वाज द ओनली सोर्स ऑफ इनकम, और फिर घर के खर्चे थे, रेंट देना था, बिजली का बिल देना था, किचन का खर्च था। हम लोग के स्कूल में तो हम लोग फ्री में पढ़े हुए हैं तो वो इश्यू नहीं था, लेकिन बाकी खर्चे। उसी तरह से भारत सरकार के भी आमदनी के कुछ स्रोत होते हैं और फिर खर्च करना पड़ता है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं। जब हम आमदनी या रिसीट की बात करते हैं तो वो ब्रॉडली 3 भाग में बांटा जाता है, 3-4 भाग में, जो कि लिखा हुआ है। पहला होता है हमारा टैक्स रेवेन्यू, सबसे बड़ा स्रोत होता है इनकम का। अब टैक्स रेवेन्यू में आता है आपका डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स उसको कहते हैं जो सीधे देने वाले से सीधे लिया जाता है, जैसे हमारा इनकम टैक्स, हमारा कॉर्पोरेट टैक्स, ये दोनों डायरेक्ट टैक्स हैं। इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो देने वाले से सीधे नहीं बल्कि किसी भाया मीडिया से लिया जाता है। और यहां आज के डेट में, पहले तो बहुत सारे अलग अलग हेड थे, आज के डेट में GST इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, उसके बाद अभी भी कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं, पार्टिकुलरली पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जो GST के अंदर में नहीं आते हैं, इसलिए वहां एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी एक टैक्स रेवेन्यू है। और अभी भी कस्टम हमारा है, जो कि बाहर से जो लोग आते हैं उनको जो टैक्स देना पड़ता है। तो ब्रॉडली डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, मतलब GST आ गया इनडायरेक्ट टैक्स में, कस्टम एंड एक्साइज, ये 4 मिला करके टैक्स ब्रैकेट में आ रहे हैं। वो जो 25, हाँ फिगर सारे लाख करोड़ रुपया में है। तो 25.5 लाख करोड़ रुपया सरकार की आमदनी है टैक्स से। कुछ आमदनी ऐसी होती है जो नॉन टैक्स होती है, बिना टैक्स असूले आती है। और यहां ब्रॉडली 2 इनकम होता है सरकार का। एक होता है कि सरकार, भारत सरकार भी तो लोगों को लोन देती है ना, स्टेट गवर्नमेंट को लोन देती है, या हमने कई बार अपने पड़ोसी देशों को लोन दिया है, वहां से हमको इंटरेस्ट आता है। तो इसमें 2 चीजें होती, एक तो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, और दूसरा होता है सरकार की बहुत सारी कंपनियां हैं, उस कंपनी जो डिविडेंड डिक्लेयर करती हैं वो उनका एक इनकम होता है। जैसे हर साल LIC लगभग 3,000 करोड़ रुपया पॉलिसी होल्डर को देने के बाद बोनस सरकार को देती है। ONGC, IOC जैसी कंपनियां तो 15,000 करोड़, 18,000 करोड़ तक का इनका डिविडेंड इनकम होता है, वो सारा सरकार का अपना इनकम होता है। तो टैक्स रेवेन्यू से इस साल उम्मीद है कि 25.5 लाख करोड़ आएंगे। 5.5 आएंगे आपको नॉन टैक्स रेवेन्यू, डिविडेंड वगैरह से। एक चीज होती है जिसको बोलते हैं कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट ऐसा इनकम होता है जो हर साल नहीं है, उसकी कोई गारंटी नहीं है, भगवान ने चाहा तो कुछ मिल गया। जैसे इस बार भारत सरकार को 2 लाख करोड़ डिविडेंड मिल गया, खैर वो तो डिविडेंड में जाएगा। तो कैपिटल रिसीट का मतलब होता है कि आपने अपनी कोई प्रॉपर्टी बेची हो, या जैसे आप होता है ना डिसइन्वेस्टमेंट, सरकार अगर अपनी कंपनी में शेयर बेचता है तो वो जो इनकम आता है उसको कैपिटल रिसीट कहते हैं। वो अगले साल नहीं आएगा,
अगले साल कोई दूसरी कंपनी बिकेगी, लेकिन उस कंपनी को, जैसे LIC को बेचा गया, जो भी पैसा आया वो उस साल का कैपिटल रिसीट था। 18,000 करोड़ रुपए में एयर इंडिया को बेचा गया, वो उस साल का कैपिटल रिसीट था। अब एयर इंडिया फिर नहीं बिक रहा है, दूसरी कंपनी बिके तो वो अलग बात है। तो कैपिटल रिसीट ऐसा होता है जो गारंटीड नहीं है, समय के अनुसार कभी होगा कभी नहीं होगा। मेन जो है वो ऊपर वाला है दो, टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू, जो कि लगभग सेम रहता है ईयर आफ्टर ईयर। अब आप देखें तो तीनों को मिला करके जो टोटल इनकम है भारत सरकार का वो 31.1 लाख करोड़ है। अब यहां थोड़ा हम रुक जाते हैं, अब हम चलते हैं दाहिने साइड में। दाहिने साइड में ठीक है, उसी के करस्पॉन्डिंग आपका हेड ऑफ एक्सपेंडिचर है। अब देखिए आप एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट, एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट का सिंपल सा मतलब हो गया, मतलब लेमैन के बाकी भी चीजें आएंगी, लेकिन मेनली उसमें सैलरी और पेंशन है। अब सैलरी और पेंशन से कोई प्रोडक्टिव गेन तो नहीं होता है आगे के लिए, नहीं जरूरी है, उसमें कहीं दो राय नहीं, उसी से हमारा घर चलता है, लेकिन वो एक रेगुलर खर्च है जिसपे 8 लाख खर्च का एक्सपेक्टेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट में। स्टेट गवर्नमेंट का अपने अलग अलग खर्च होंगे। करंट सेंट्रल सपोर्टेड स्कीम्स, यानी पिछले सालों में जो स्कीम्स के बारे में डिक्लेयर हुआ, उस पे जो काम चल रहा है, उस पे लगभग 15 लाख करोड़ का खर्चा है, खर्चा प्रपोज्ड है। तीसरा जो सबसे बल्कि उसके लगभग बराबर जो खर्च है आपका 14 लाख करोड़ का, ये थोड़ा सा डिस्टर्बिंग तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ कंसर्न वाला होता है। इसमें मेनली जो खर्च है वो होता है जो भारत सरकार ने पिछले कई सालों में जो लोन ले रखा है उसका इंटरेस्ट पेमेंट है, यानी 14 लाख करोड़ के आसपास, थोड़ा बहुत कम होगा, मान के चलिए 13 लाख करोड़ रुपया। 13 लाख करोड़ रुपया भारत सरकार हर साल, इस साल प्रपोज्ड है, पुराने लिए गए लोन पे पैसा देती है। और पैसा लोन कौन देता है? हम और आप भी देते हैं ना। जब हम LIC की पॉलिसी खरीदते हैं तो इनडायरेक्टली LIC फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी में ही इन्वेस्ट करती है। जब हम डेट और म्यूचुअल फंड खरीदते हैं उसका भी एक बहुत सारा शेयर गवर्नमेंट सिक्योरिटी में जाता है। किसान विकास पत्र, कन्या समृद्धि योजना, ये सारे पैसे जो हम इन्वेस्ट करते हैं वो भारत सरकार के लिए लोन होता है, टू बी ऑनेस्ट। तो आप सबसे बड़ी बात है कि हम सबसे बड़े डोनर हैं भारत सरकार के लिए, और भारत सरकार इस पूरे हमारे देश में सबसे बड़ा कर्जदार है। एनीवे, ये तीनों मिलाकर के देखिए, तीनों खर्चे रेगुलर होने वाले हैं। सैलरी हर साल बढ़ने वाली है, स्कीम हर साल चलने वाला है, इंटरेस्ट हर साल देने वाला है, तो ये हो गया 37.1 लाख करोड़। अब मैंने इसको हाईलाइट किया है। एक साइड है रेवेन्यू रिसीट, उसमें वो 1 लाख करोड़ गारंटी नहीं है जो कैपिटल रिसीट है, अगले साल होगा नहीं होगा। और राइट हैंड साइड में बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इन दोनों का बीच का जो गैप है आप देख सकते हैं 6 लाख करोड़ है। इसी को बोलते हैं रेवेन्यू डिफिसिट। रेवेन्यू डिफिसिट, ये सिंपल मीनिंग ये कहता है कि क्या हम अपने घर को चलाने के लिए कमाई कर पा रहे हैं क्या, और आप देखेंगे कि नहीं कर पा रहा है। भारत सरकार का जो अपना बजट है, घरेलू खर्च का जो बजट है, वो भी अपने आमदनी से नहीं चल रहा है, और उसके लिए उनको लगभग 6 लाख करोड़ का गैप है। दिस इज कॉल्ड रेवेन्यू डिफिसिट, नॉट ए गुड साइन। अगर आप एसेट क्रिएशन के लिए लोन लेते हैं तो वो अच्छी बात है। अगर आप बैंक से लोन लेकर के मकान बना रहे हैं तो वो अच्छी बात है, चलेगा। लेकिन लोन लेकर के बैंकॉक घूमने जा रहे हैं, ये नहीं चलेगा। या आपके घर के खर्चे इतने बढ़ा रखे हैं और घर खर्च के लिए अगर आप लोन ले रहे हैं, दैट्स ए गुड साइन। तो इसीलिए मैंने हाईलाइट किया कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट का डिफरेंस जो होता है वो रेवेन्यू डिफिसिट होता है। अच्छी बात नहीं है, ये यहां डिफिसिट नहीं होना चाहिए। अब आइए राइट हैंड साइड में ही कैपिटल आउटले 11 लाख करोड़, 11.1 लाख करोड़, ये अच्छी बात है। हम देश के उत्थान के लिए रोड बना रहे हैं, सैटेलाइट बना रहे हैं, बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, पोर्ट बना रहे हैं, एयरपोर्ट बना रहे हैं। ये एक इन्वेस्टमेंट है, मकान खरीदने जैसा, इसमें खर्च करने में कोई बुराई नहीं है, एज लॉन्ग एज आप लोन EMI दे पाए। तो इस साल का जो कैपिटल आउटलेट प्रपोज है वो 11.1 लाख करोड़ है, और इस तरह से हमारा जो बजट है वो 48.2 लाख करोड़ का है। 48.2 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ का मतलब होता है 1 ट्रिलियन। सो इट इज 45 ट्रिलियन इंडियन रूपी, और इसको आप जब भाग दे देंगे आप 82-83 रुपया US डॉलर से, वो डॉलर में कन्वर्ट कर जाएगा। चलिए, तो 48.2 लाख करोड़ हमारा बजट हो गया। हमारा इनकम था जो प्रपोज है वो 37 लाख है, तो 17 लाख रुपया हम इस साल नया लोन लेने जा रहे हैं मार्केट से। अब ये जो हम लोन ले रहे हैं ये ब्रॉडली हम कहां से लेंगे?
वर्ल्ड बैंक से लेंगे, आईएमएफ से लेंगे, इंडिया एशिया डेवलपमेंट बैंक से लेंगे, लेकिन सबसे बड़ा लोन हम लेंगे भारत के आम नागरिकों से, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। हम और आप भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी में पैसा का इन्वेस्ट डायरेक्टली कर सकते हैं, प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, हालांकि मैंने अभी नहीं किया है उसमें, या फिर इनडायरेक्टली एलआईसी, जीआईसी, म्यूचुअल फंड, कन्या पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, उस तरह से लोन आएगा। अब ये जो आपको मैंने हाईलाइट किया है ना 17.10 करोड़, ये हम एडिशनल लोन लेने जा रहे हैं इस साल के बजट के लिए, और इसी को कहते हैं फिस्कल डिफिसिट। आप जो बजट बना रहे हो उस बजट के क्रियान्वयन के लिए आप जो नया लोन लेने जा रहे हो, दैट इज द डिफिसिट एंड दैट इज नोन एज फिस्कल डिफिसिट, जो वर्ड आप बार बार सुनते होंगे। तो आप देख लीजिए कितनी अलार्मिंग सिचुएशन है। 48 लाख करोड़ के बजट के लिए 17 लाख करोड़ हम लोन लेने जा रहे हैं। कितना हो जाएगा? लगभग 40% बजट। लेकिन इसको इस रूप में नहीं दिखाया जाता है, इसको दिखाया जाता है एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी। क्यों? क्योंकि जीडीपी हमारी औकात, हमारी कुवत को रिफ्लेक्ट करता है कि हम कितने बड़े आदमी हैं। अब 1 लाख कमाने वाला आदमी पर मंथ अगर 1 लाख का लोन लेता है, और मुकेश अंबानी भाई, मोटा भाई, अगर 1 लाख का लोन लेते हैं, आप दोनों के अंतर समझ सकते हैं कि किसके लिए लोन कितना महंगा पड़ सकता है या कितना भारी पड़ सकता है। इसलिए जो जीडीपी है ना, वो मुकेश भाई का अपना नेटवर्थ है, कितने बड़े हम मतलब हैसियत है। तो हमेशा इसको परसेंटेज ऑफ जीडीपी के रूप में दिखाया जाता है, और ये जो बजट आया है वो डिफिसिट लगभग 4.9 है। तो ये ठीक ठाक माना जाता है। कोरोना में बढ़ के 10 हो गया था, घटा करके 4.9 पे लाया गया है, और उम्मीद की जाती है, जो हमारा मैंडेट है, जो हमारा एक्सपेक्टेशन है, कि कभी भी 3.5 के ऊपर नहीं होना चाहिए। चलिए, तो इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस, जैसा कि मैं पहले भी बोल चुका हूं कि जब आप पैसा कहां खर्च करते हैं वो आपके अगले 2-3 साल, 4 साल, 5 साल के लिए इकोनॉमी के डायरेक्शन को डिफाइन करता है। उसी को मैंने लिखा है कि एम्प्लॉयमेंट, अपॉर्चुनिटी, कैपिटल मार्केट उसी तरह बिहेव करता है। अगर आप रोड पे ज्यादा खर्च करने जा रहे हैं तो स्टील की कंपनियां, सीमेंट की कंपनियों का शेयर मार्केट बढ़ जाएगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। तो इस तरह की चीजें डिफाइन होती हैं। लेकिन जो बोरो करते हैं, हम पैसा लोन लेते हैं, वो इम्पैक्ट करता है हमारे जो डेट का जो मार्केट है, कैपिटल मार्केट में जो डेट कंपोनेंट है उस पे मार्क करता है। आप ज्यादा लोन लेना पड़ेगा आपको, तो आपको इंटरेस्ट रेट ज्यादा देना पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट ज्यादा देने से कहीं ना कहीं मार्केट में शिफ्ट होगा। अगर 10% आज फिक्स डिपॉजिट में बैंक देने लगे तो क्या होगा? स्टॉक मार्केट नीचे आ जाएगा, क्योंकि जितने भी अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, सेफर साइड के जो लोग हैं वो लोग फिक्स डिपॉजिट में आने लगेंगे। तो आप कितना लोन लेते हैं, किस रेट पे लेते हैं, मार्केट कंडीशन क्या है, इस पे डिपेंड करता है। ये इम्पैक्ट करेगा अगले साल के लोन से रिलेटेड, आपकी मॉनेटरी पॉलिसी में कितना लोन देना है, लेना है, किस रेट पे देना है, उसको इम्पैक्ट करता है। चलिए क्विकली हम लोग थोड़ा इंश्योरेंस को टच करते हैं। जब बजट पेश नहीं, हाँ, तो 2-3 लर्निंग आप जरूर यहाँ रखिएगा। मेरे ख्याल से जो बजट के दिन जो पेपर आया अगले दिन का, उसको एक कॉपी अपने पास परमानेंट रख लीजिए, और 2-4 चीजों पर जरूर ध्यान दीजिएगा। रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट, दोनों का गैप, रेवेन्यू डिफिसिट, कितना हम लोन लेने जा रहे हैं, दैट डिफाइंस आवर फिस्कल डिफिसिट 4.9 ऑफ जीडीपी, और कहां कहां पैसा खर्च होने जा रहा है। क्योंकि आप जिस व्यक्ति के पास जा रहे हैं बीमा करने के लिए, और उस व्यक्ति का बिजनेस जिस क्षेत्र में है, और वहां अगर सरकार ने पैसा ज्यादा दिया है, तो आप उनको कह सकते हैं, भाई साहब आपकी तो चांदी है, आपको तो मजे हैं, आपका तो इनकम बढ़ने वाला, इसलिए आप बीमा ले सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड में पैसा डाल सकते हैं। बजट के पहले जो इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में बातचीत हो रही थी, काफी एक्सपेक्टेशन था, बहुत सारी चीजें इस बार आ सकती हैं। क्या क्या बातें हो रही थी मैंने यहां लिस्ट आउट किया है, क्योंकि बजट में बहुत कुछ नहीं आया, ये हकीकत है। तो क्या क्या बात हुई? सबसे बड़ी बात हो रही थी कि उम्मीद थी कि हेल्थ इंश्योरेंस पे कम से कम जो जीएसटी का रेट है 18%, वो घट करके 12% या 5% होना चाहिए, उम्मीद थी। लेकिन आप एक बात यहां ध्यान रखें, जीएसटी के रेट में जो चेंजेज होते हैं वो बजट में नहीं आता है। उसके लिए एक जीएसटी काउंसिल होती है, उसका हर तिमाही या 4 महीने में एक बार मीटिंग होती है। एक तरह से आप यूं मानिए कि सरकार ने जीएसटी के रेट के बारे में डेलीगेट करके रख दिया है कि जो जीएसटी काउंसिल कहेगा हम उसको करेंगे। तो यहां वैसे आना नहीं था, लेकिन अगर मैडम एक सेंटेंस बोल देती कि हाँ हमारे पास इस तरह के प्रपोजल आए हैं और इसको जीएसटी काउंसिल इसको देखेगी,
तो एक बहुत बड़ी राहत की बात होती। शायद उन्होंने ये बात भी नहीं कही। दूसरा, एक उम्मीद थी, चूंकि राष्ट्रपति महोदया ने अपने लेक्चर में कहा था कि भारत सरकार 70 साल से ऊपर के लोगों के हेल्थ केयर के लिए कुछ करेगी। उम्मीद ये थी कि प्रधानमंत्री जन आयुष योजना में 70 साल के लोगों को भी वो पैसा मिलेगा। ये भी बात थी कि 5 लाख से बढ़ा करके 10 लाख कवर किया जाएगा, वो भी नहीं हुआ। ये उम्मीद थी कि जो 25,000 का हमारा टैक्स रिबेट है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, उसको बढ़ाया जाएगा, नहीं बढ़ा। एटीसी में रिबेट पिछले 10-12 साल से वही 1.5 लाख रुपया फंसा हुआ है, नहीं बढ़ा। ये उम्मीद थी कि जो हमारी लाइफ इंश्योरेंस में जो पेंशन पॉलिसियां होती हैं, सरकार एनपीएस को बढ़ावा दे रहा है हर मामले में। देखिए, इस बार उन्होंने दे दिया कि छोटे बच्चों के लिए भी आप एनपीएस के अकाउंट खोल सकते हैं। सरकार उसको बढ़ावा देना चाहती है। सरकार का जो टैक्सेशन होता है ना, वो उनका अपना एजेंडा होता है। वो जो चाहते हैं वहां फायदा देते हैं ताकि लोग उधर शिफ्ट करें। सीधी सी बात है। ओल्ड टैक्स रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम, ये चाह रहे हैं कि सारे लोग न्यू टैक्स रिजीम में आ जाएं। इसलिए जो भी बेनिफिट मिला है न्यू टैक्स रिजीम में मिला है, पुराने वाले में कुछ भी नहीं चेंज हुआ है। उम्मीद थी कि पेंशन पॉलिसी को भी एनपीएस जैसा एक 50,000 का एक टैक्स विंडो मिलेगा, नहीं मिला। जनधन योजना जो चल रही है बैंक के थ्रू, जिसमें कि 2 लाख लाइफ इंश्योरेंस, 2 लाख पीए पॉलिसी, उसमें उम्मीद थी कि भाई 2014 से ये स्कीम चल रहा है, 10 साल हो गए, उसको तो बढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, पैसा हम ही देते हैं, लेकिन बढ़ने में बुराई नहीं थी। 2 से 3 से 4 करने की बात थी, नहीं हुआ। एक बहुत बड़ी उम्मीद थी कि जो पीएसयूज की जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, उनमें वो स्ट्रगल कर रही हैं, बहुत सारे कारण हैं, लेकिन उसमें कुछ पैसा कैपिटल का इन्फ्यूजन होगा ताकि वो कंपनियां स्ट्रांग बन जाए, नहीं हुआ। एक बहुत बड़ा ग्राउंड वर्क चल रहा है, गांव-गांव में मवेशियों को कान में टैग लगाए जा रहे हैं। बिहार में मैंने देखा, अपने गांव में मैं पिछली बार गया था, तो ये उम्मीद थी कि फसल बीमा योजना जैसा कैटल इंश्योरेंस, जो कि बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, शायद उसको लाया जाए, नहीं आया। तो कहीं ना कहीं इंश्योरेंस सेक्टर परसे के लिए, जहां जहां वर्ड इंश्योरेंस है, ये बजट बहुत अच्छा नहीं रहा। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिए कि इंश्योरेंस जो सेक्टर है ना, जरूरी नहीं कि इंश्योरेंस वर्ड बीमा में मतलब बजट में आए। बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं जो कि इनडायरेक्टली हमारे इंश्योरेंस सेक्टर को फायदा करने जा रही है। आप लोग खुद एक्सपर्ट हैं, टाइम की भी कमी है। जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में जो चेंजेज हुए हैं, वो एक इंश्योरेंस सेक्टर, लाइफ इंश्योरेंस खास करके, उसके लिए एक फेवरेबल है। क्योंकि जब वहां टैक्स बढ़ा है तो लोगों का थोड़ा ध्यान उधर से हटेगा। शायद उस पैसे का चैनलाइजेशन हम अपने लाइफ इंश्योरेंस में कर सकते हैं। गवर्नमेंट और रेगुलेटर, मेरे ख्याल से डैंग साहब ने भी इसको जिक्र किया कि कहीं ना कहीं ये मार्केट में है कि स्टॉक मार्केट में एक बबल क्रिएट हो रहा है। ये सरकार भी कह रही है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इसीलिए फ्यूचर एंड ऑप्शन पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ाया गया है। और एक बार जब सरकार कोई चीज कहती है ना कुछ होता है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्टॉक मार्केट से लोग स्टॉप करेंगे, थोड़ा डरेंगे। उस पैसे के चैनलाइजेशन आप अपने रिसोर्सेज में कर रहे हैं। और जो सुनील भाई साहब ने बहुत अच्छी बात की गोल की और फॉरवर्ड वाला, उसका जरूर आप लोग ध्यान रखें। सबसे अच्छी बात जो इस सेक्टर में, इस बजट में है, वो है कि एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट पे बहुत ध्यान दिया गया है। कोशिश की जा रही है कि पढ़े लिखे लोग एग्रीकल्चर में आए, उससे ग्रामीण क्षेत्र में जो इकोनॉमिक स्टेटस है उसका बदलाव होगा। और ग्रामीण क्षेत्र में बीमा के तुरंत नहीं होगा, मैं भी मानता हूं, 1-1.5 साल के बाद ही कुछ फायदे आने दिखने लगेंगे, लेकिन रूरल बेल्ट में हमारे इंश्योरेंस का विकास होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे बहुत ध्यान है, कंटिन्यूड ध्यान है। जब रोड बनेंगे तो फिर कॉन्ट्रैक्टर ऑल रिस्क पॉलिसी और इंजीनियर ऑल रिस्क पॉलिसी और वर्कमैन कंपनसेशन पॉलिसियां बिकेंगी, जैसी बिक रही थी बिकेंगी। मतलब इसमें कम नहीं किया गया, कंटिन्यू किया गया है। 100 करोड़ का एक एलोकेशन दिया गया है स्पेस पे। अब ठीक है, आप में से बहुत लोग नहीं जानते हैं, लेकिन स्पेस अपने आप में एक बहुत बड़ा बिजनेस होता जा रहा है। और 1000 करोड़ का आवंटन उस सेक्टर को बढ़ावा देगा। और एक बहुत ही बड़ा निश एरिया होगा इंश्योरेंस के लिए, सभी लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन इंश्योरेंस सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होने जा रहा है। कल तक केवल इसरो काम करती थी सरकारी तंत्र, अब प्राइवेट प्लेयर्स भी आएंगे। जो फिस्कल डिफिसिट पे जो कंट्रोल है कि 4.9 है, बहुत अच्छी बात है, सब लोग इसको प्रेज कर रहे हैं कि हमारा मतलब हमारा टैक्स कलेक्शन बढ़ा है, हम लोन ले रहे हैं लेकिन कंट्रोल्ड लोन है। ये आपके इन्फ्लेशन को अगर ज्यादा फिस्कल डिफिसिट होता है, महंगाई बढ़ती है। कंट्रोल है तो महंगाई कम होगी, महंगाई कम होगी तो लोगों के पास सरप्लस पैसा बचेगा। और अगर सरप्लस बचेगा तो ये आपकी अपनी जिम्मेवारी है कि उस सरप्लस पैसे को आप अपने प्रीमियम में कैसे कन्वर्ट कर पाते हैं।
तो इतना ही था मेरे ख्याल से, लास्ट स्लाइड था। थैंक यू वेरी मच फॉर द टाइम। और अगर कुछ 2-4 क्वेश्चन होंगे तो आई विल बी इन ए पोजिशन टू टेक अप। कहाँ से इसको स्टॉप करना है भाई? थैंक यू मनोज सर, थैंक यू, ग्रेट सेशन सर, ग्रेट सेशन सर। अरे सर मेरा पता नहीं कहाँ से दिख नहीं रहा ये स्टॉप शेयरिंग के लिए, कहाँ चला गया ये? मैं, आप कर सकते हैं क्या सर? मैं कर देता हूँ। हाँ कर दीजिए राजेश जी, आप कर दीजिए। हाँ कर दीजिए। तो मकसूद भाई आपका क्वेश्चन है तो थोड़ा शॉर्ट में लेना। हाँ बोलिए। अभी बोल नहीं पाएंगे, परमिशन बंद कर रखी है मैंने, अभी करता हूँ। अच्छा ठीक है, ठीक है, कर दीजिए। हाँ जी मकसूद जी, करो अनम्यूट अपने आप। जी सर आपने ये जो कहा इंश्योरेंस फॉर स्पेस, मतलब वो एक टॉपिक आपने जो एक आखिरी स्लाइड में शेयर किया, वो थोड़ा मतलब समझ पाएंगे सर क्या चीज होती है? कौन सा? नहीं नहीं, हाँ मैं ये कह रहा हूं कि अभी तक जो भी स्पेस में जो काम होता था वो भारत सरकार की जो एजेंसी है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वो करती थी। हम जो सैटेलाइट ऊपर भेजते हैं उस पर सरकार की मोनोपोली थी। 5-7 साल पहले से उसमें प्राइवेट प्लेयर्स का भी आना शुरू हो गया। 5 साल पहले जहां तक मुझे मालूम है किसी प्राइवेट कंपनी ने अपना सैटेलाइट इसरो के माध्यम से स्पेस में भेजा। तो सरकार अब इस तरह का प्रपोजल दे रही है कि आने वाले समय में, अभी तक कोई भी रॉकेट इंडिया से उड़ता है वो इसरो ही उड़ाता है। संभव है कि जिस तरह से अमेरिका में इलन मुस्क का अपना कंपनी स्पेस एक्स नाम की कंपनी है, उस तरह की कंपनियों का आना अलाउ करे सरकार भारत में भी। तो स्पेस सेक्टर बहुत बड़ा अनएक्सप्लोर्ड सेक्टर है। आप आज के डेट में हम कुछ भी कर रहे हैं, चाहे हम अपना मोबाइल फोन कर रहे हैं, व्हाट्सअप कर रहे हैं, गूगल मैप हम देख रहे हैं, ड्रोन टेक्नोलॉजीज, ये सारी चीजें स्पेस से कंट्रोल होती हैं। तो उस सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर का आना अलाउ किया जा रहा है। तो जब प्राइवेट सेक्टर आएगा तो बिना इंश्योरेंस के कोई भी सैटेलाइट ऊपर नहीं जाता है, कोई रॉकेट ऊपर नहीं जाता है, और उसका प्रीमियम बहुत भारी होता है। बड़ी बड़ी कंपनियां करती हैं, न्यू इंडिया इंश्योरेंस टाइप कंपनियां ही उसमें पार्टिसिपेट करती हैं। तो मैं ये कह रहा था कि आने वाले समय में एक ऐसा क्षेत्र जो आज तक आम मतलब बहुत पॉपुलर नहीं था वो भी आने लगेगा। उसमें एक इंडिविजुअल अभिकर्ता के लिए स्पेस नहीं मिलेगा, मैं मानता हूं, लेकिन हाँ जो हमारे बड़े ब्रोकर्स हैं, जो इन्फ्लुएंशियल ब्रोकर हैं, उनके लिए एक बिजनेस का अवसर मिलेगा। धन्यवाद। अश्विनी भाई, अश्विनी जी बोले। पांडे सर नमस्कार। नमस्ते सर, नमस्ते। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन था। जब इंश्योरेंस एजेंट एक आईटीआर फाइल करता है तो 50% का रिबेट के लिए सेक्शन 44 एडीए के अंदर उसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? अश्विन जी सॉरी, मैं इस मामले में एक्सपर्ट नहीं हूं, तो शायद आपको आपके बड़े भाई लोग और ग्रुप के मेंबर ही गाइड कर पाएंगे। उतना डिटेल आईटीआर के बारे में मेरी जानकारी नहीं। ठीक है सर, थैंक यू। बस 2 ही जगह तो काम आया है। एक आया है कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पर टैक्स डिडक्शन एट सोर्स 5 से 2, और आप लोग के कमीशन पे भी शायद 5 से 2 लॉलीपॉप है। अल्टीमेटली वो पैसा तो आपको मिल ही जाता है इनकम टैक्स फाइल करने के लिए। हाँ, थोड़े देर के लिए कैश सरप्लस वाली बात होने की है, बहुत ही माइनर चेंज है। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन, सॉरी सर, मैं इस पे जवाब नहीं दे पाऊंगा। थैंक यू सर। और लास्ट क्वेश्चन लेंगे, कोई लास्ट क्वेश्चन है किसी का? तो कमलेश मेहता, कमलेश मेहता जी। हाँ मेहता जी, आप समुद्र के किनारे बैठे हैं, हवा भी बह रही है। बड़ा शौकीन हूँ हवा खाने का, समुद्र पे बैठने का मैं जी। तो मैं बोला विजुअलाइज भी क्यों ना किया जाए। अच्छा, मेरा सवाल ये था, एक क्लाइंट है और पहले तो मैं अतुल पालीवाल को बर्थडे की विशिश करूंगा कि उनके जीवन में, और मेरे तरफ से उनकी शुभकामनाएं, उनके जन्मदिन पे हार्दिक शुभकामनाएं। सेशन काफी अच्छा रहा। मेरा प्रश्न ये था कि एक कस्टमर है जिसकी डेथ हो गई थी आज से 5-6 साल पहले, और उसका सारा क्लेम सेटल हुआ था, बट एक क्लेम पेंडिंग रह गया। अभी वो लेट होने की वजह से सब वो भी क्लियर हो गया, बट एलआईसी ने उसको लेटर रिप्लाई मांगा है कि लेट क्यों हुआ ये। तो कुछ रीजन समझ में नहीं आ रहा है मेरे को कि क्या जवाब दिया जाए इसका। जहां तक मेरा अपना खुद का एलआईसी का एक्सपीरियंस है 20 साल का, और आज भी मैं एलआईसी के सारे सीनियर लोगों से जुड़ा हूं, एलआईसी इस मामले में बहुत ही ओपन एंड सपोर्टिव ऑर्गेनाइजेशन होता है। अब रीजन मांगना उनका एक जस्टिफिकेशन है, क्योंकि वो सब नोट पुटअप होगा, वो क्योंकि 2 साल के बाद दिक्कत होती है ये,
लेकिन आप बिल्कुल सही जो जवाब है आप वही दीजिए। उनको केवल एक रीजन चाहिए आपके क्लेम को देने के लिए कि भाई कोविड आ गया तो बॉक्स में वो फंसा रह गया पेपर, किसी को मालूम, मतलब एक रीजन चाहिए सो दैट दे कैन पुट ए नोट एंड गेट द अप्रूवल। मैंने आज तक नहीं सुना कि LIC ने किसी भी क्लेम को डिले के लिए नहीं दिया हो, क्योंकि वो क्लेम राइट ऑफ हो गया। एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को करने के लिए एप्लीकेशन तो चाहिए ना चाहिए, उस पर एप्लीकेशन पे एक रीजन चाहिए। तो काइंडली आप उसको दीजिए, जो सच्चाई है वही बयान कीजिए, वो क्लेम सेटल होगा। और नहीं हो तो हमें भी अगर बाकी जरूरत पड़ेगा तो बताइएगा, मैं भी जेडीएम साहब से ऐसा रिक्वेस्ट कर क्लेम दूंगा। था एक, अभी LIC ने कंसीडर किया है काफी दिन के बाद, बस कुछ रिक्वायरमेंट हॉस्पिटल से मांगी है और वो सब सेटल हुए। 7-8 साल पुराना केस था ऐसे ही। दे आर बिल्कुल सेटलिंग भाई, नोट पुट अप करना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा। यस यस। राजेश भाई अब सबको अनम्यूट कर दो एक बारी, सबका प्रतिक्रिया देख लें सर के सेशन के लिए लोगों की क्या राय है। सर का सेशन बहुत बढ़िया रहा सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा रहा सर, आपका सेशन बहुत अच्छा लगा सर। बहुत बढ़िया और जी। सबसे बड़ी बात यह है कि जो बजट के बारे में इतनी क्लैरिफिकेशंस मिली हैं, इट्स ए वेरी मतलब बजट का एक्सेलेंट। ब्रीफिंग दिया ना उसका बहुत अभी जबरदस्त। तक इतना समझा ही नहीं था बजट के बारे में, बहुत अच्छा हाँ, लगा। आज बजट के बारे में काफी मतलब डीप में क्लैरिफिकेशन मेरा मिला। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इकोनॉमिक टाइम्स खरीद करके भी या रद्दी वाले से ले करके रख लीजिए, उसको रोज थोड़ा थोड़ा पढ़िएगा और क्लैरिटी, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशन लोगों के होते हैं। वो जो पीस होता है ना अखबार का अगले दिन वाला, वो साल भर रखने लायक है। थैंक यू सर। थैंक यू सबको, बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यार के लिए। जी सर म्यूट हो गया सुनील जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर पांडे, क्योंकि बजट के बारे में हमारी स्थिति वही थी जो उद्धव ठाकरे की है। उसने कहा कि मैं बजट के बारे में कुछ नहीं जानता, वैसी स्थिति हमारी थी। पर आज का सेशन आई ओपनिंग सेशन था और आपने कम समय में बहुत कुछ हमको बता दिया। और इंश्योरेंस के बारे में भी बजट को लेकर हम बहुत चीजों को लेकर अनभिज्ञ थे, वो भी आपने एक दृष्टि दी है। मैं पूरे FPRT परिवार की ओर से आपका धन्यवाद करता हूं और ये भी चाहूंगा कि बहुत लंबे गैप के बाद इस बार आपका आना हुआ। इतने लंबा अंतराल करना ठीक नहीं लगता सर, बालकों को संभालते रहा करो। ठीक है, हम बिमटेक के स्टूडेंट तो नहीं रहे हैं, पर हम आपसे मोहब्बत करते हैं सर, प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। तो आप हमको संभालते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। मैं चाहूंगा कि एक बार 10 सेकंड के लिए सबको ओपन किया जाए, वो कर दिया और सर, एक बार सबका फीडबैक लिया जाए। ले लिया सर, ले लिया, हो गया वो। ले लिया, हाँ चलिए, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। हम बिमटेक के स्टूडेंट ट्यूशन वाले हैं ना सर, वो कॉलेज वाले हैं, बाकी ट्यूशन तो पढ़ ही रहे ना सर से। जी 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 जी। हाल दूसरा बैच लेकिन नहीं आया, दूसरा बैच नहीं आया, वो सर डिसाइड करेंगे, राजेश सर डिसाइड करेंगे कब आना है। स्वागत है आप सबका, कभी भी आप लोगों को लगे कि बनाते हैं टाइम, जल्दी बनाते हैं। जी जी सर, ठीक है सर, एक बैच जल्दी लेके आते हैं आपके पास, आपसे बात करके। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू टू ऑल, थैंक यू राजेश भाई। शांति पाठ प्ले करें।